हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिमाचल जी के थ्रू PYQs के इस पार्ट 2 में, जहां हम कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे गए हिमाचल प्रदेश के प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में हमारे पास शिंकुला टनल के बारे में पूछा गया है कि शिंकुला टनल इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन में सिक्किम है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि शिंकुला टनल ये अगर हिमाचल प्रदेश है और ये मान लीजिए लाहौल स्पीति यहाँ पे है। लाहौल स्पीति में एक जगह है दारचा, दारचा पदम नीमू। दारचा हिमाचल प्रदेश में और पदम और नीमू लद्दाख में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर में बनाई गई ये सुरंग है, जो मुख्यतः लद्दाख के प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए जो बनाई गई है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये टनल लगभग 4.1 किलोमीटर की लेंथ और 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित और इसको बनाया जा रहा है BRO द्वारा, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो ये इसका बनाएगी और इसकी कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो लद्दाख है इस सुरंग को बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी 12 मंथ साल के जब स्नोफॉल होता है यहाँ पे, तो उस दौरान भी लद्दाख कनेक्टेड रहेगा। लद्दाख जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये आवश्यक है। तो ये आप लेंथ याद रखेंगे इसकी 4.1 किलोमीटर और प्लेस याद रखेंगे। मुख्यतः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में ये है और लद्दाख इसमें ज़्यादा ये लद्दाख के लिए ही बनाई गई स्पेशली, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में, कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 इनमें से कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो अगर हम बात करें इसके, तो ये डिजिटल इंडिया एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा। चलते हैं अपने अगले। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे दारचा है हिमाचल प्रदेश के लाहौल में और पदम नीमू को लेह से कनेक्ट करेगा। ये लद्दाख में ये पड़ता है और यहाँ पे लेंथ 4.1 किलोमीटर एंड कंप्लीट होगी 2025 तक। तो डोडरा क्वार के बारे में प्रश्न है कि डोडरा क्वार रिवोल्ट किसकी लीडरशिप में हुआ था। तो ये आपके पास रण बहादुर सिंह जी की लीडरशिप में हुआ था डोडरा क्वार। डोडरा और क्वार आज के समय में हम जानते हैं कि उस टाइम की बात करते हैं पहले, ठीक है। 1906 में ये हुआ था और बेसिकली बुशहर स्टेट से अलग होने के लिए ये रिवोल्ट किया गया था रण बहादुर सिंह जी के द्वारा, कि उस समय ये बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था डोडरा क्वार। आज के समय में डोडरा और क्वार दो गांव है जो रुपिन नदी इनको विभाजित करती है और रुपिन नदी और सुपिन नदी मिलके टॉन्स रिवर बनाते हैं सुपिन, और ये टॉन्स आगे चल के यमुना में मिल जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, रुपिन एंड सुपिन एंड टॉन्स यमुना यहाँ पर। साथ ही साथ 1906 में डोडरा क्वार रिवोल्ट। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो वीरभद्र सिंह जी बने, 6 बारी, है ना। तो इतना ही यहाँ पे याद रखेंगे। इसका टेन्योर भी आपने याद करना है तो कर लीजिएगा, वरना ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि डोडरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बारालाचा पास के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास। पहली है कि बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स मनाली विद काजा, और दूसरी स्टेटमेंट है कि सोना पानी इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज, कि सोना पानी पीर पंजाल रेंज का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है जो रोहतांग पास के नज़दीक पड़ता है। और अगर हम देखते हैं इनके ऑप्शंस की, तो आपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ इनकरेक्ट, और 1 इज़ इनकरेक्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन हमारे पास बोलता है कि बारालाचा पास है जो मनाली और काजा को कनेक्ट करता है। तो ये मनाली और काजा को कनेक्ट करने वाला पास बारालाचा थोड़ी ना है। अगर हम ये मानते हैं कि हिमाचल है, यहाँ पे लाहौल स्पीति है और यहाँ पे कुल्लू है, यहाँ पे मनाली है, ठीक है। स्पीति में पड़ता है, यहाँ पे स्पीति में पड़ता है काजा, है ना, मनाली। तो हमारे पास जो मनाली से अगर काजा जाना है तो पास जो आएगा वो कुंजुम पास आएगा, कुंजुम पास, है ना। पहले हमें अगर मान लीजिए पहले हमने मनाली, यहाँ पे मनाली है, मनाली से हमने जाना है काजा, तो काजा कहीं यहाँ पे है लाहौल स्पीति में, ये कुल्लू है और ये यहाँ पे लाहौल और यहाँ पे स्पीति, है ना। तो पहले हमें जाना पड़ेगा रोहतांग पास क्रॉस करके, रोहतांग पास यहाँ पे, रोहतांग पास, एंड देन कुंजुम पास यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो बेसिकली कुंजुम पास और रोहतांग पास को क्रॉस करके, ना कि बारालाचा क्रॉस करके, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है। मगर अगर हम बारालाचा की बात करें तो बारालाचा तब आंसर होता जब अगर हमें मनाली दिया होता, ठीक है ना, और हमने पहुंचना होता लेह, है ना, लेह लद्दाख में, क्योंकि बारालाचा पास तो एक ट्राई जंक्शन है ना, बारालाचा पास इज अ ट्राई जंक्शन, ठीक है। बारालाचा पास इज अ ट्राई जंक्शन, जो आपके पास लाहौल बेसिकली लाहौल पहले हमें फिर जाना पड़ता, तो ये अगर पास मनाली है, मनाली से गए हम लाहौल, लाहौल से क्रॉस करके जाएंगे हम फिर लेह में, अगर जाना चाहें लेह, ठीक है। तो आएगा बीच में यहाँ पे बारालाचा पास कहीं पे, ठीक है। तो ये लेह मनाली हाईवे में पड़ता है बारालाचा पास। तो बारालाचा के पास बारालाचा लाचा के बारे में और फैक्ट्स अगर हम बात करें, तो इस पास के नज़दीक से ही हमारे पास एक चंद्रा रिवर निकलेगी, एक भागा रिवर निकलेगी, बस, है ना। तो ये वाटर डिवाइड का काम करता है बीच में, ठीक है, चंद्रा इस साइड से और भागा रिवर दूसरी तरफ से। आगे चल के हम देखेंगे इनको भी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी। दूसरी बात करता है सोना पानी ग्लेशियर की, ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर बोल रहा है ये कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पीर पंजाल रेंज का रोहतांग पास के नज़दीक में, ठीक है। तो अगर हम सोना पानी ग्लेशियर की बात करें
यहाँ पे दूसरी वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोनापानी ग्लेशियर जो अब हमारे पास है वो पीर पंजाल रेंज में है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है? जी नहीं। अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल रेंज की, तो पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो हम सबको पता है कि बड़ा शिगड़ी है। बड़ा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी, ठीक है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इसकी रफली अगर हम बात करें सोनापानी की, है ना, सोनापानी की अगर हम बात करें तो इसकी रफली कितने किलोमीटर हो सकती है? 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। वहीं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो 10 से 20 किलोमीटर के आसपास की है। और बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना। सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का है, पूरे हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरीके से दूसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है और हमारे पास जो आंसर आता है वो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि सोल्जर जो नासिरी बटालियन के सैनिक थे, आजकल गोरखा रेजिमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और दूसरी बोलते कि कोटी और बल्सन ने ब्रिटिश रूलर्स को अपोज किया था, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो 1857 में रिवोल्ट हुआ तो नासिरी बटालियन जो कि उस समय जटोग जो कि एक कैंटोनमेंट एरिया है, यानी एक छावनी है आज भी, हाँ, शिमला के नज़दीक में या सोलन के नज़दीक बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे स्टेशन थी हमारे पास नासिरी बटालियन, तो उनके सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था 1857 में। एंड ये बात बिल्कुल ठीक है। और उनको लीड किया था सूबेदार भीम सिंह जी ने। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, भीम सिंह जी ने, सूबेदार थे ये, सूबेदार भीम सिंह जी। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। और जो नासिरी बटालियन थे उसके साथ ही कोलेबोरेट किया था बाद में जाकर के हमारे पास कसौली में जो रेबल्स थे, है ना, जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने, है ना। तो दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो भज्जी और बल्सन और कोटी स्टेट ने अपोज नहीं किया था बल्कि सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, ठीक है। इवन जो आपके पास वहाँ के कोटी के राजा थे और क्यंथल और बल्सन के राजा थे, जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि यूरोपियंस को अपने वहाँ पे जगह दी थी, असिस्टेंट दी थी, है ना। और दूसरे यहाँ पे अन्य स्टेट्स की भी बात करते हैं हम कि किन किन स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। इसके साथ ही हमारे पास जो बिलासपुर के रूलर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था, और सिरमौर के जो रूलर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था, एंड चंबा के रूलर उन्होंने भी सपोर्ट किया था। तो दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स, ठीक। अब ये क्यों किया था इस पे हम कभी आएंगे। बेसिकली चलिए इसको हम किसी और लेक्चर में कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो ये क्वेश्चन हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है। उस टाइम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है, ये 22-23 का। इसमें पहली स्टेटमेंट में ग्रांट इन एड की बात कही गई है कि जो हिमाचल प्रदेश में ग्रांट इन एड हाईएस्ट परसेंटेज रिवेन्यू रिसिप्ट का है। क्या ये हाईएस्ट परसेंटेज है रिवेन्यू रिसिप्ट का?
ये भी देखेंगे, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट, RR लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये 2023 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही होगा। तो इसको क्योंकि ये चेंज हो गया है तो आप इसको देखेंगे कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज़ें इन बारे में क्या लिखा गया है ना। ग्रांट इन एड कितनी है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ग्रांट इन एड को ध्यान में रखना है। और दूसरा, इन हिमाचल प्रदेश नॉन रिवेन्यू रिसिप्ट इज़ लाइकली टू इंक्रीज। तीसरा दिस है ना, जो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट ये चीज़ें आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा और नोट करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पे पूछी जाती है, जैसे ग्रांट इन एड कितनी मिल रही है और नॉन टैक्स रिवेन्यू में कितना जनरेशन हो रहा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट हेयर इज़ कि जो टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ कितनी हुई है, टैक्स रिवेन्यू की ग्रोथ कितनी हुई है ना। और हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर में ग्रोथ देखी गई थी 2022-23 का डेटा है। तो ये हम नहीं करेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे जो ग्रांट इन एड लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, 22-23 में इतनी थी 27.6%, 27.6% टोटल रिसिप्ट का है ना। इसमें आप देख सकते हैं डाउनफॉल हुआ है ना ओवर द पीरियड, 25.2। फिर अगर हम लेटेस्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट 2023-24 के देखें तो 25.2, और 24-25 में बेसिक एस्टीमेट्स बोलेंगे 24.1। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। आप इन टेबल्स को देखिएगा, फिगर जो भी इकोनॉमिक सर्वे में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए होते हैं उन फिगर्स को आप एनालाइज कीजिए और ये चीज़ें फाइंड आउट कीजिए। ग्रांट इन एड कितनी है ना, कितना टैक्स रिवेन्यू आया है ना, टैक्स रिवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई है ना, इस तरह से। सो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश 18th रैंक हिमाचल प्रदेश की थी 36 स्टेट यूटीज सिटीज़ में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। जो इंडेक्स जो है हमारे पास, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ना, 2021 की बात कर रहे हैं। ये इंडेक्सेस आप ध्यान में रखेंगे कि ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल की रैंक कितनी थी है ना। तो 2021 में ये तो ठीक है कि 2021 में 18th रैंक थी हमारी, ये ठीक है। तो इस तरह के इंडेक्स में लेटेस्ट रैंक आपको ध्यान में रखनी है। तो दो आप देख लीजिएगा लेटेस्ट रैंक क्या है हिमाचल प्रदेश की। दूसरा बोलता है कि लाहौल स्पीति इज़ एट द बॉटम ऑफ द रैंकिंग इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। देखिए दूसरा इंडेक्स आ गया हमारा, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये भी लेटेस्ट होगी तो आपने ध्यान में रखना है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना। उस समय पे 2021 की अगर हम बात करें तो ये 2021 में बिल्कुल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में लाहौल स्पीति बॉटम रैंकिंग उसकी थी, टॉप और बॉटम, और डिफरेंट आप ध्यान रखिएगा फिर अपने हिसाब से लेटेस्ट रैंकिंग। अब चेंज हो गया होगा तो देख लेना उसको। थर्ड, बैंक हैव सैंक्शनड 63.46 करोड़ 476 न्यू एंटरप्राइजेस को स्टैंड अप इंडिया के तहत फाइनेंशियल ईयर 2022-23। यहाँ पे 2022-23 की बात हुई है, तो 22-23 के डाटा के अनुसार तो ये स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट थी, क्योंकि 276 ये नंबर था, ना कि 476। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें दी हुई होगी तो आप लेटेस्ट वाले में देख लीजिएगा। एंड बैंक हैव फंडेड 44,398 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, ठीक है।
किसानों को वित्त पोषित किया गया था 44,398 करोड़। तो ये भी 2022-23 का डेटा था। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है चीज़ ना। तो ये 44,398 नहीं था, बल्कि 4,43,988 था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट के अनुसार चेंज हुआ होगा, तो आप देख लेना उस हिसाब से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है पहली स्टेटमेंट, सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश में 972। ठीक है, 972 फीमेल पर 1000 मेल, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा था। नेशनल एवरेज कितनी बोली गई यहाँ पे? 940। तो ये कौन से, ये आपके पास बेसिकली सेंसस का डाटा होगा, है ना। सेंसस का ही डाटा होगा। तो ये तो ठीक है, 972 पर 1000 हिमाचल प्रदेश में जो लिंग अनुपात है ना, ये बात तो ठीक है। दूसरा है कि सर्विसेज इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोगों का क्या सर्विसेज है प्राइमरी ऑक्यूपेशन? जी नहीं, यहाँ बोलते हैं कि 90% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए सर्विस सेक्टर पे। बिल्कुल नहीं। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया होगा, प्राइमरी, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व है, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है। लेकिन सर्विसेज में 90% हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में तो आपके पास सबसे ज़्यादा तो आपके पास प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है हिमाचल प्रदेश के लोग, है ना। प्राइमरी सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 58% के आसपास लेबर फोर्स यहाँ पे काम करती है ना। और सर्विसेज में इतना नहीं। लेटेस्ट आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में कितना है कि सर्विसेज सेक्टर में कितना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, है ना। टर्शियरी में ही सर्विसेज सेक्टर आता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा दिया हुआ होगा। तो इस अनुसार ये तो गलती है ना। हिमाचल प्रदेश हैज़ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 3,58,369। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? पर कैपिटा इनकम क्या हिमाचल की कितनी है? तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है ना, देख लीजिएगा। तो ये किस इकोनॉमिक सर्वे की बात कही गई, ये हमें पता नहीं, उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे होगा। ठीक है, अभी लेटेस्ट की बात करें अगर हम, जो 24-25 इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की जो दी गई है करंट प्राइसेस पे है, वो पर कैपिटा इनकम हमारे पास 2,57,212 2,57,212 प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश की एडवांस एस्टिमेट के अनुसार इतनी है ना। और नेशनल की अगर हम बात करें तो नेशनल की 2 लाख के आसपास ही है, 2,162,162 जो नेशनल पर कैपिटा इनकम हमारे पूरे नेशनल एवरेज की है ना, ऑल इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है। तो उस हिसाब से देख लीजिए आप, उस हिसाब से देख लीजिए तो उस टाइम पे जो था, तो उस टाइम पे कुछ और होगा, इस टाइम पे कुछ और होगा, तो ये वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि पर कैपिटा इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो गया, और जीडीपी कितनी है स्टेट की, जीएसडीपी जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है, जो कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है, और करंट प्राइसेस पे कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और इंडेक्स यहाँ पे आ गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.70 7 के साथ हिमाचल प्रदेश की है, और नेशनल एवरेज 0.640
है, पता नहीं ये किस ईयर की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर ईयर में ये चेंज ईयर वाइज चेंज हो सकता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार ये ठीक था उस टाइम पे जो ये बना था उस ईयर में ये ठीक था, लेकिन आप लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा, उस हिसाब से ये चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा। ठीक है, क्या ये रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का? बिल्कुल, कांगड़ा इज द रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला में बेसिकली सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है ना, धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला में, तो ये तो ठीक है। धर्मशाला में और कांगड़ा में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल का डेटा आपके पास मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में, जो कई बार मिल सकता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट या फिर इस तरह से कुछ एक सेगमेंट होगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा रेनफॉल के डेटाज भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि हाईएस्ट कांगड़ा में ही होता है। अल्पाइन रीजन में जो रेनफॉल होता है 300 से 600 mm तक होता है। अल्पाइन रीजन कौन सा होता है? अल्पाइन रीजन वो रीजन जहाँ पे आपके पास जो ट्री कवर कम होती है ना, उस हिसाब से। तो स्पीति वैली और लाहौल वैली जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है, ठीक है, वेरी ड्राई एरिया, मतलब एक समझो कि कोल्ड डेजर्ट वाले। अल्पाइन में तो रेनफॉल होता ही नहीं, यहाँ पे स्नोफॉल होगा या तो, है ना, अल्पाइन रीजन में ये, तो ये स्पीति वाला इलाका आ जाता है फिर, है ना, मोस्टली ड्राई इलाका जो है स्पीति वाला, और किन्नौर के अपर वाले एरियाज जहाँ पे रेनफॉल 50 mm है ना, या फिर बिल्कुल कम रेनफॉल। ये तो 300 से 600 mm, ये तो आपके पास इतने ज़्यादा रेनफॉल अल्पाइन में, बेसिकली अल्पाइन जो ट्री कवर जहाँ पे नहीं होती, अपर इलाके जो सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, ड्राई वाले इलाके होते हैं, तो ये हिसाब से गलत हो गया, है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट की तरफ जैसे हम चलें, तो विंटर सीज़न हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से मार्च में होता है, लेकिन ये भी आपके पास जनरली बिल्कुल ये अक्टूबर से मार्च में या अक्टूबर से फरवरी चलता है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के अनुसार चेंज ही हो रहा है, तो इसको हम एक परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते इसका। फिर भी आप देख लीजिए क्या इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, नहीं तो ये मैं मानता हूँ कि इरेलीवेंट सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से तो ये चेंज ही होगा। वैसे तो अक्टूबर से फरवरी हम मानते हैं, तो अगर ये कमीशन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या मानता है ना, वो क्या मानता है, तो इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे, इसको हम छोड़ देते हैं। देन मंडी इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये हॉटेस्ट प्लेस हॉटेस्ट प्लेस हिमाचल का तो होना है, ऊना होना चाहिए, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे फिर आप देख लीजिए कौन सा ठीक होगा, 1 and 3 इनके हिसाब से 1 and 3 होना चाहिए फिर, तो उसके हिसाब से ठीक होना चाहिए, तो ये देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस की बात कर रहे थे तो ऊना हिमाचल का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, एंड दूसरे पे सुंदरनगर आता है शायद, मंडी भी नहीं आता प्लेस, तो मंडी में तो बारिश ठीक होती है, लेकिन सुंदरनगर में काफ़ी गर्मी पड़ती है गर्मी के टाइम में, लेकिन सबसे पहले ऊना में सबसे ज़्यादा गर्म हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैच करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो यहाँ किन्नौर, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति। किन्नौर की जो अगर हम बात करें तो किन्नौर में रूपी भावा एक तो 2 जगह है। चंबा में सेंचू, तुआ, नाला, बिल्कुल बी का दो दोनों ऑप्शन में है। मंडी का किब्बर या नागरू, मंडी में नागरू और किब्बर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, एरिया के हिसाब से।
एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी हिमाचल की, जो लाहौल स्पीति में, स्पीति बेसिकली स्पीति इलाके में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ फिर? 1 2 4 3, 1 2 4 और 3। ठीक है, अगर हम मैप पे देखें तो मैप पे अपने पास जो किब्बर है, किब्बर तो हमारे पास कहीं काजा के साइड में मिलेगा, यहीं पे, यहाँ पे है ना, किब्बर, इधर कहीं पे किब्बर। एंड रूपी भावा की अगर हम बात करें, किन्नौर वाली रूपी भावा इधर साइड मिलेगा यहीं पे। ठीक है, किन्नौर की रूपी भावा इधर, रूपी भावा वैली में रूपी भावा। एंड नेक्स्ट वाज जो सेंचुतुआ नाला था, सेंचुतुआ नाला तो इधर यहाँ पड़ता है कहीं पे, तो यहाँ पे होगी सेंचुतुआ, चंबा है ये, और ये लाहौल स्पीति है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नारगो दी गई थी, है ना। नारगो हमारे पास जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ते हुए पे, यहाँ जैसे कहीं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वाज दैट वाज गिवन नारगो था ना, नारगो और रूपी भावा, किब्बर और सेंचुतुआ। ठीक है, यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एंशियंट कुलिंदाज के बारे में और राजा ऑफ चंबा के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है कि जो हमारे एंशियंट ट्राइब जो थे, एंशियंट ट्राइब जनजातियाँ जो थी प्राचीन काल की, इनमें से कुलिंद जनजाति एक थी, कि उनकी जो प्रणाली थी वो गणतांत्रिक प्रणाली थी, रिपब्लिकन सिस्टम, यानी राजा का चुनाव जो है प्रजा करती थी। ठीक है, तो ये तो ठीक है पहली स्टेटमेंट। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो राजा ऑफ चंबा चंद्र वंशी राजपूतों से संबंध रखते थे, जो लीनिएज थी उनके चंद्र वंश के थे। वो चंद्रवंश यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सूर्यवंश होना चाहिए। सूर्यवंशी थे चंबा के राजा, ये आमतौर पे पूछा जाता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कुलिंदों की, कुलिंद आजकल के जो अपने साथ कनैत लगाते हैं नाम, तो उनके एंसेस्टर डिसेंडेंट जो थे वो कुलिंदास थे। और कुलिंदा में बियास रिवर, जो यमुना रिवर है ना, और जो सतलुज रिवर है उसके आसपास ये उनका जो इनहेबिटेट हुआ करता था, इन रिवर्स के आसपास ही हुआ करता था। और मौजूदा समय के जो उत्तराखंड है वहाँ पे भी ये रहते थे। तो अगर हम बात करें इनकी, तो ये एक एंशिएंट ट्राइब कुनिंद है, और महाभारत में इनका जिक्र है। और इनका जो रूलर का टाइटल देते थे ये अमोघ भूति। और इनमें जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे कॉइन्स में, अपने कॉइन्स में ही मेंशन था ये नाम अमोघ भूति। इनके सिक्कों में अमोघ भूति जो राजा हुआ करता टाइटल। और ये जो कॉइन्स थे उनमें मुख्यतः जो स्क्रिप्ट थी, वो जो लिपि थी, इनमें ब्राह्मी और आपके पास प्राकृत भी इस्तेमाल की गई थी कहीं ना कहीं। प्राकृत और खरोष्ठी भी थी शायद, है ना, देख लेना आप, खरोष्ठी भी थी शायद। तो ये आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम अगर नेक्स्ट PYQs के साथ दोबारा से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।